वक्त अपनी रफ्तार से ही गुजरता है। कभी कभी जब हम चाहते हैं ये जल्दी गुजर जाए तो एक पल भी महीने की तरह चलता रहता है, और जब चाहते हैं कि ये थम जाए तो हवा की तेज़ रफ्तार की तरह से उड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारी काशवी के साथ। वो सूटकेस पैक कर चुकी थी। एक लास्ट तस्वीर पर उसकी निगाह जा रुकी जिसमें एक हंसता खिलखिलाता चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपने आंसुओं को कसकर पलकों में ही ज़ब्त कर लिया और उस तस्वीर को रखकर बैग बंद किया। मम्मा मम्मा, आप मत जाओ ना, मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर? एक 4 साल का बच्चा उसके पैरों से लिपट कर रुआंसा होकर बोला। काशवी उसे कुछ कहती या करती उससे पहले ही आद्विक ने आकर उसे गोद में उठा लिया। अच्छा, जिद नहीं करते। मैंने आपको बताया ना कि मम्मा काम की वजह से जा रही हैं। आपके पास आपके डैडा हैं ना, और कितने लोग हैं, पूरी फैमिली है आपके पास। आद्रिक उसे समझाते हुए बोला। नो, आई वांट ओनली मम्मा, वो रोता हुआ बोला। काशवी इतनी भी पत्थर दिल नहीं थी। उसने आद्रिक से अच्छ को ले लिया और अपने सीने से कसकर लगा लिया। मेरा बच्चा, मम्मा का एक छोटू सा एग्ज़ाम है, उसके बाद मम्मा आपके पास वापस आ जाएंगी पक्का, वो उसे बहलाते हुए बोली। सच्ची? उसने मासूमियत से एक सवाल किया तो आद्रिक को वो देखने लगी। अच्छू, मम्मा ने भी बोल दिया ना, अब आप बाहर जाकर खेलो, मैं आता हूँ, आद्रिक ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा। तो वो कासवी की गोद से उतरकर बाहर भाग गया। बच्चे से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसकी मम्मा हो, ये हक मैं नहीं छीन रहा, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये उससे बड़ा सच है। वैसे भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में थे जो अब ख़त्म हो चुका है। तुम्हें भी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ छोड़कर वो बिना किसी भाव के बोला। ट्रेन का समय हो गया है, बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना वरना गाड़ी छूट जाएगी। इसके आगे आद्रिक कुछ ना बोला और एक कठपुतली की तरह काशवी खड़ी ही रह गई। काश एक बार आप कहते कि काशवी रुक जाओ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, कहते हुए उसकी आंखें भर आई जिन्हें उसने साफ किया और बाहर निकल गई। काशवी घर से जा चुकी थी। आद्रिक उसे स्टेशन छोड़ने गया था। गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी और एक एक कर सारे यात्री उसमें चढ़ने लगे। काशवी ने सूनी आंखों से एक बार जी भर कर आद्रिक को जहन में उतारा। अच्छू का ध्यान रखना और अपना भी, उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा तो आद्रिक ने उसके गाल से हाथ लगाया। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती और चाह कर भी हम उन्हें नहीं समेट सकते। तुमने अच्छे के लिए बहुत कुछ किया है और मेरे घर वालों के लिए भी। अब मेरी बारी है। तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब अपने सपनों पर ध्यान दो और लाइफ में जो चाहती हो वो हासिल करो, सब भूल कर, और आगे ज़रूर बढ़ना। कोई पसंद आ जाए तो बताना, शादी करा दूंगा तुम्हारी। वो आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसने गुस्से से उसका हाथ अपने गालों से हटा दिया। अब बस कीजिए, जा रही हूँ ना आपसे दूर, तो ये भी कर लूँगी। वैसे भी आप जो चाहते थे वही तो करते आए हैं हम आज तक। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। एक बार फिर से आंखें डबडबा आई। आद्रिक ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर की एक कॉपी उसे पकड़ा दी ताकि वो विश्वास कर सके कि एक यही कागज़ का रिश्ता जो उनके बीच था आज वो भी खत्म हो गया है। काशवी ने अपना बैग थामा और तेज कदमों से जाकर ट्रेन में बैठ गई। वो अब और कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी उसके सामने। उसके जाते ही वो धम्म से बेंच पर बैठ गया और आंखों को बंद कर लिया। कितना कुछ बदल जाता है। ये वक्त जिसके साथ उसने कभी ख्वाबों में भी शादी का नहीं सोचा था, वो उसकी ज़िंदगी में आ गई और आज जा भी रही थी हमेशा के लिए उससे दूर। लेकिन आद्रिक तो उसे रोक सकता था ना, बस वो एक बार उससे कह देता कि वो कभी उससे दूर ना जाती। एक बार फिर से काशवी का रोता हुआ चेहरा और खामोश आंखें उसके सामने घूम सी गई। उसने अपनी आंखों को और तेजी के साथ बंद कर लिया और इस बेताब दिल को सुकून देने आई एक बारिश, शायद आंसू नहीं आ रहे थे। अब तक तो बारिश के सहारे ही उसके दिल का दर्द बह जाता। हर कोई बारिश से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन वो वहीं वैसे ही बैठा रहा और गुम हो गया उन यादों में जो आज भी उसमें बसती थी। स्नेहल, स्नेहल मेरी जान, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती ना। अब ये छोटा सा बेबू भी आने वाला है, लेकिन मैडम के काम ही खत्म नहीं होते। मैंने कहा था ना कि मैं आज ऑफिस नहीं जाता, लेकिन नहीं, मुझे तो भगा देती हो, उसके बाद अपना ध्यान भी नहीं रखती। वो घर आते ही अपनी प्यारी सी बीबी को कपड़े समेटता देखकर आंखें सिकोड़ कर बोला तो वो हंस पड़ी।
कितने नौटंकीबाज हो तुम, कुछ करने भी कहाँ देते हो। सारा काम तो करके जाते हो, और अब कपड़े रखना कोई मेहनत का काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं, वो उठते हुए बोली। अच्छा बैठो, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले लूँगा। तुम बताओ, आज दिन भर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, वो फिक्र से बोला। आद्रेक, तुम 50 बार कॉल करके यही पूछते हो और घर आते ही फिर से यही सवाल। वो मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। तो उसने प्यार से उसका सिर सहलाया। क्या करूं, तुम अकेली रहती हो तो मुझे चिंता लगी रहती है। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम काशवी को बुला लें, डिलीवरी तक वो यहीं रहे। तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें, वो कुछ सोचता हुआ बोला। आद्रिक एक नंबर की कामचोर है मेरी बहन, और पढ़ाकू भी। उसे ये सब कहाँ समझ आएगा, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तुम चली जाओ घर माँ के पास, मेरे बिना रह लोगे तुम। वो तो 1 मिनट भी पॉसिबल नहीं, लेकिन तुम्हारी सेहत से बढ़कर भी कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं बात करती हूँ छोटी से, तुम इतना परेशान मत हुआ करो, समझे। वो उसके गालों को चूम कर बोली। तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने स्नेहल के पेट से अपना हाथ लगाया और प्यार से सहलाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। कैसा है मेरा बेबी, डैडा को मिस किया आपने या नहीं। वो उसके पेट पर हाथ रखते हुए ही बोला कि उसे बेबी की किक महसूस हुई। उसने खुशी भरी आंखों से स्नेहल को देखा। तुम बाप बेटे मिलकर तंग ही करो मुझे, और ये अभी से पहचानता है तुम्हें, जब बात करते हो किक करने लगता है। स्नेहल हंसते हुए बोली। उसका 9वां महीना चल रहा था। स्नेहल और आद्रिक की लव मैरिज थी। आद्रिक के परिवार में कोई भी नहीं था। शादी के बाद स्नेहल ही आई थी उसकी लाइफ और उसके घर में। काशवी स्नेहल की छोटी बहन थी जो इस बार 19 की होने वाली थी। स्नेहल की उम्र 23 थी। रंग गोरा और उतने ही खूबसूरत नैन नक्श और प्यारा सा दिल। वहीं आद्रिक स्नेहल के मुकाबले थोड़ा सांवला था, लेकिन उससे बेशुमार मोहब्बत किया करता था। एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था वो। उनकी शादी को 1 साल पूरे हो चुके थे। तुम रेस्ट करो, मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए, आद्रिक शर्ट उतारते हुए बोला। स्नेहल ने सिर हिलाया और उसके कपड़े उसे देने लगी, और फिर उसके मना करने के बावजूद किचन में गई उसकी हेल्प करने के लिए। आद्रिक, मैं क्या कह रही थी कि कभी अगर बेबी और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे। उसकी बात सुनकर आद्रिक उससे गुस्से में घूरा तो वो मुंह पर उंगली रखकर चुप बैठ गई। सॉरी, वो ऐसे ही माइंड में आ गई बात। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं, तुम और हमारा बेबी हैप्पी फैमिली रहेंगे हमेशा। जब काफ़ी देर तक आद्रिक कुछ नहीं बोला तो वो समझ गई कि वो नाराज़ हो गया है, और उसे मनाने के लिए बोली। आद्रिक उसे जान से ज़्यादा चाहता था और उसकी ज़िंदगी था। उनका आने वाला बच्चा जिसको लेकर कितने ही सपने सजोए थे आद्रिक ने। जॉन, सॉरी ना। वो उसको अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी टी शर्ट के अंदर अपनी हथेली ले जाकर उसके सीने पर हाथ चलाते हुए बोली। नेहू, बच्ची नहीं हो तुम ही हो मेरी जान, मेरी जीने की वजह। लेकिन तुम खुद के लिए या बेबी के लिए कुछ बोल भी कैसे सकती हो। देखो, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ अभी कुछ देर के लिए बात मत करो मुझसे, और ये सूप फिनिश करो। वो उसका हाथ हटाते हुए बोला। स्नेहल ने रोनी सी शक्ल बनाकर सूप पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी उसका पति जितना अच्छा है, नाराज़गी भी उतनी ज़्यादा होती है उसे अगर वो कुछ उल्टा बोल दे तो। स्नेहल रात को बिस्तर पर लेटी हुई सो चुकी थी जब आद्रिक रूम में आया। वो नाराज था उसकी बात पर, शायद इसलिए ही काम लेकर बैठ गया था। बिस्तर पर उसके पैरों के पास वो बैठा। स्नेहल के पैरों में सूजन थी। मेरी बात कभी नहीं सुनेगी, बस अपनी मनमानी। कहता हूँ कि काम ना करे, बिस्तर से ना उठे, लेकिन मेरी सुने तब ना। वो खुद से ही बोला, और फिर तेल की शीशी लेकर आया और उसके पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे हाथों से तेल लेकर मालिश करने लगा। स्नेहल को थकान हो गई थी, इसलिए उसकी आंख भी नहीं खुली। वैसे भी डिलीवरी डेट नज़दीक थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी वो, फिर भी पैरों में सूजन आ जाया करती थी। सुबह स्नेहल जल्दी उठ गई थी। बिस्तर पर अपने करीब लेटे आद्रिक को वो देखे जा रही थी, जो कि सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूमा और बालों को हटाने लगी।
कुछ चाहिए? नेहू, कोई प्रॉब्लम है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा? वो तुरंत ही नींद से जाग गया और उठते हुए बोला, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो? मैं बस अपने प्यारे से पतिदेव को देख रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ना ही मेरे पास आते हैं। अब वो मुंह बनाकर बोली, जिस पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपना फ़ोन साइड से उठाने लगा तो वो लपक कर उसके और करीब बैठ गई। संभल कर उसने झट से उसे थामा। ठीक हूँ, और ये बताओ कि मेरा बच्चा इतना नाराज़ क्यों है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो उसकी गोद में ठीक से बैठते हुए गर्दन में हाथ फंसाकर उससे सवाल की। अपनी गलती कभी याद रहती है? बस हर वक्त गलत बोलने को कह दो। वो नाराज सा बोला तो स्नेहल के होठों पर मुस्कान तैर गई। मेरी जान, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या अपने बेबी से। बस इसलिए पूछा, बाकी तुमसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं है। बस जल्दी से ये छुटकू आ जाए, बहुत प्रॉब्लम होती है, अब तो ठीक से बैठा भी नहीं जाता। वो उसके सीने से अपना सिर टिकाते हुए बोली, आ जाएगा अपने टाइम से। डॉक्टर ने 15 दिन की डेट दी है, इतने दिन रुकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं आया तो डॉक्टर के पास चलेंगे। आद्रिक उसका सिर सहलाते हुए बोला। आद्रिक, सुनिए ना। अचानक ही वो उससे अलग होकर तेज आवाज़ में बोली, क्या हुआ? मैंने कल मम्मी से काशवी को यहाँ भेजने के बारे में बोला था और वो कल रात को ही ट्रेन में बैठ भी गई थी। अब तक तो आ भी गई होगी स्टेशन पर, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया आपको बताना। आप जल्दी से जाइए ना उसे लेने। वो परेशान सी बोली। टेंशन ना लो, मैं कॉल करके पता करता हूँ कि अभी कहाँ है वो, तब निकलता हूँ। वो अपना फ़ोन उठाते हुए बोला और उसमें काशवी का नंबर डायल किया कि तब तक घर की डोरबेल भी बज गई। मैं देखती हूँ। स्नेहल बिस्तर से उतरकर बोली और आराम से एक हाथ अपने पेट से लगाते हुए धीमे धीमे बाहर की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने 19 साल की एक लड़की खड़ी थी। बालों का जोड़ा बना था, येलो लूज टी शर्ट और जींस पहने। एक हाथ में ब्लैक कलर का ब्रेसलेट था और पास में एक सूटकेस। दी, वो स्नेहल को देखते ही तेजी से उससे लिपटने को हुई कि तब तक आद्रिक वहां पहुंच गया। काशवी, नो, बहुत आराम से हक करना उसे, उसने फिक्रमंद होकर कहा तो काशवी ने बुरा सा मुंह बनाया। स्नेहल ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। दी, जीजू कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं खाते? मतलब इतना एटीट्यूड किस बात का है इनमें? माना कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप मेरी भी कुछ लगती हो और मुझे भी बेबी की बहुत परवाह है। वो उसके गले लगे हुए ही आद्रिक को घूरते हुए धीमे से फुसफुसाती हुई बोली, नहीं कासू, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका मतलब ये नहीं था, तू गलत समझ रही है उन्हें। स्नेहल उसे समझाते हुए बोली। लेकिन उसकी बात का कासवी पर कोई असर नहीं हुआ। वो स्नेहल से अलग हुई और फिर अपना बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। एक बार भी उसने औद्रिक से बात नहीं की, ना ही हाय हेलो किया। स्नेहल बोली, आद्रिक, वो कासू अभी छोटी है, तुमसे ऐसे। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जिससे फ़र्क पड़ता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कर सहलाया तो स्नेहल मुस्कुरा दी। आद्रिक की यही आदत उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, ना कि किसी से कोई मतलब रखता था। मैं कासू को उसका रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तक तुम भी बात ले लो, वो बोली। नहीं, तुम्हें किचन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है। बाकी घर के काम के लिए काम वाली आएगी तो वो सब कर देगी। वो उसे सख्त हिदायत देता हुआ बोला, फिर रूम में चला गया। मेरी जान, वो उसे ज़्यादा देखकर होठों को गोल करके किसका इशारा की तो वो हंस पड़ा। दी, काशवी की आवाज़ पर वो हाल में आई। बैठ तो, मैं पानी लाती हूँ, कहकर वो उसके लिए पानी ले आई। उसके बाद उसे रूम दिखा दिया। मम्मी पापा सब कैसे हैं? वो काशवी के पास बैठकर बातें करने लगी थी। सब अच्छे हैं, आपको याद कर रहे थे पापा। मम्मी ने तो बोला भी था आपसे कि जब तक बेबी नहीं आ जाता आप वहीं हमारे साथ रुको, लेकिन आप गई ही नहीं। कासू, मैं मम्मी की फिक्र समझती हूँ, लेकिन आद्रिक अकेले हो जाते और उनका भी मन नहीं लगता मेरे बिना, इसलिए नहीं गई। वरना मम्मी को तो बहुत मिस करती हूँ मैं भी। जीजू क्या हो गया? आप तो हर बात में सबसे पहले उन्हें ही रखती हो, बस उन्हीं का सोचना। यार प्लीज़ चिढ़ना बंद कर, तू बार बार उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद ये सब। स्नेहल उठते हुए बोली और उसके रूम से चली गई।
आद्रिक और काशवी में कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी और पता नहीं क्यों काशवी आद्रिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और यही बात स्नेहल को बुरी लगती थी। पागल हो गई है मेरी दी भी इनके पीछे, पता नहीं ऐसा क्या है इस शख्स में, मुझे तो कहीं से भी कोई खूबू नहीं दिखाई देती। ना ही कोई खास सुंदर है, ना ही परिवार है, ना ज़्यादा बोलते हैं। मैं तो 1 मिनट भी ना रहूं ऐसे शख्स के साथ, पता नहीं दी कैसे रहेंगी लाइफ टाइम। वो खुद में बड़बड़ाई और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसे क्या पता था कि उन दोनों की जिंदगियां ही आपस में उलझने वाली हैं। काशवी और आद्रिक की भले ही आपस में बिल्कुल ना बनती हो, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी जो दोनों में थी, और वो था स्नेहल को लेकर उनकी परवाह। वो दोनों ही स्नेहल और आने वाले बेबी के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थे, बहुत ख्याल रखते थे उसका। आज काशवी को यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। दी, आपने जूस नहीं ख़त्म किया? जल्दी से पीजिए, पूरे 3 घंटे से आपने कुछ भी नहीं खाया है। काशवी जूस का गिलास उसे पकड़ाते हुए बोली। आद्रिक जो कि मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लाने, घर के अंदर घुसते ही उसने काशवी की ये बात सुन ली। नेहू जान, मैंने क्या कहा था तुमसे कि थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते पीते रहना। वैसे भी इस टाइम खाना ठीक से नहीं खा रही हो, वीकनेस आ गई तो कितनी प्रॉब्लम होगी पता है ना। वो बैग से एक साइड रखता हुआ बोला। मेरा जरा सा भी मन नहीं था, वो बेचारा सा मुंह बनाई। ऐसे कैसे मन नहीं था? और ये ऑरेंज जूस नहीं एप्पल जूस पीना है तुम्हें? मैं कल ही तो लाया था तुम्हारे लिए। वो उसके हाथ से गिलास लेते हुए बोला। काशवी उसे टोकते हुए बोली, लेकिन दी को ऑरेंज जूस ही पसंद है। आद्रिक बोला, हर चीज़ पसंद से नहीं की जाती। स्नेहल ऑरेंज जूस पी लेती है लेकिन एप्पल तो खाती भी नहीं है और जूस पी लेगी उसका। काशवी बोली, तो आप अपने मन की ही कराएंगे उनसे। आद्रिक बोला, वाइफ है वो मेरी और उसके लिए क्या अच्छा है इतना पता है मुझे। काशवी बोली, हाँ और मुझे तो कुछ। स्टूपिड, स्नेहल कुछ जोर से चीखी तो वो चुप हो गए। बस करो तुम दोनों, सिर में दर्द होने लगा है मेरे तुम दोनों की सुनकर। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे दर्द हो रहा है, आराम चाहिए। और प्लीज़ लड़ाई मत करो, वो रिक्वेस्ट भरे स्वर में बोली और बेमतलब की आंखों से आंसू टपक पड़े। ए बच्चा, सॉरी लेकिन इसमें रोने की क्या बात हो गई? कहीं और भी दर्द है? डॉक्टर को कॉल करूं या हॉस्पिटल ही चलते हैं सीधा? आद्रिक घुटनों के बल उसके पास बैठता हुआ उसके हाथों को थाम लिया। नहीं, बस सिर दर्द कर रहा है और पेट में भी दर्द है थोड़ा सा, वो सिसकते हुए बोली। आद्रिक ने उसके आंसू साफ किए। डॉक्टर के पास ही चलते हैं। ओके काशवी, तुम घर पर ही रहना, कोई ज़रूरत हुई तो मैं कॉल करूँगा, वो काशवी को देख कर बोला। मैं भी चलती हूँ ना साथ, अकेले तो दिमाग टेंशन में ही रहेगा मेरा। अच्छा ठीक है चलो, वो स्नेहल को गोद में उठाता हुआ बोला और बाहर गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। डॉक्टर उसका चेकअप करके बाहर निकली तो आद्रिक ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी हैं और बेबी? फ़िलहाल तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन हमें आपकी वाइफ की डिलीवरी आज ही करनी होगी। आज? लेकिन डेट में तो अभी टाइम है डॉक्टर। मिस्टर आद्रिक, डेट के हिसाब से ही सब कुछ नहीं होता, उनको डिलीवरी पेन ही उठा था। हाँ, उस टाइम थोड़ा कम था, लेकिन आज ही डिलीवरी करनी होगी हमें, क्योंकि आपकी वाइफ की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है जो बच्चे के लिए खतरा पैदा कर सकती है। नो, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए, लेकिन क्या उससे पहले एक बार मैं नेहू से मिल सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू डॉक्टर, आद्रिक बोला और जल्दी से वार्ड का डोर खोलकर अंदर आया जहाँ स्नेहल बेड पर लेटी थी। आद्रिक इतना बेचैन था कि उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि आज ही होगी डिलीवरी, वो कांपते शब्दों से बोला तो स्नेहल ने उसे संभाल कर गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली, इतना घबरा क्यों रहे हो जान? आज तो हमारा बेबी आ जाएगा ना, हमें खुश होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा नेहू कुछ भी, बस तुम ठीक रहना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए और हमारा बेबी भी। प्लीज़ ना, सब ठीक रहना चाहिए मेरी लाइफ में, बस तुम दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो उसके पेट पर हाथ रखता हुआ बोला। वो मुस्कुराकर सिर हिलाई। हिम्मत रखना, मैं हर वक्त साथ हूँ। आद्रिक उसके सिर को चूम कर बोला और वहाँ से बाहर निकल गया। दी ठीक है ना? वो जैसे ही बाहर आया काशवी पूछ बैठी। उसने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर्स की टीम अंदर गई और इसी के साथ आद्रिक की बेचैनी भी बढ़ गई। अंदर से आती स्नेहल की चीखें, उसकी दर्द भरी आवाज़ सख्त से रहने वाले आद्रिक की आंखों में नमी ले आई। और ये सब काशवी से छुपा नहीं था। वो एक गिलास में पानी ले आई और उसे बुलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो परेशान सा टहलता रहा।
पानी पी लीजिए और इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक ही होगा। काशवी आद्रिक के कंधे पर हाथ रखकर बोली तो आद्रिक ने उसकी तरफ देखा। जाने क्या हुआ, वो बच्चों की तरह उससे लिपट गया। शायद इस वक्त उसे किसी की ज़रूरत थी जो उसे समझाए और समझ सके, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं था काशवी के अलावा। काशवी तो जैसे सुन्न पड़ गई। उसने धीमे से जैसे ही उसे छुआ, आद्रिक को समझ आया वो क्या कर रहा है। वो तुरंत ही उससे दूर हो गया। काशवी ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। उसने पानी पिया। करीब 1 घंटे बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो काशवी खुशी से उछल पड़ी। उसे ऐसे देख आद्रिक हल्का सा मुस्कुरा गया और तभी डॉक्टर्स बाहर निकले। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक है वो बिल्कुल, कुछ देर बाद आप मिल सकते हैं, कहकर वो चले गए। नर्स सफ़ेद कपड़ों में लिपटे रुई के फाहे की तरह नाजुक नन्ही सी जान को लेकर आई। उसे देखते ही आद्रिक की आंखों से आंसू टपक पड़े। कांग्रेचुलेसन सर, बेटा हुआ है और बिल्कुल आप ही की तरह है ये, नर्स मुस्कुराते हुए बोली और उसके हाथ में बेबी को पकड़ा दिया। उसके हाथ कांप गए थे अपने अंश को गोद में लेते हुए। वहीं काशवी तो उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। आद्रिक ने बच्चे को कुछ देर तक तो अपनी भीगी पलकों से जी भर कर निहारा और फिर सीने से लगा लिया। जीजू बस कीजिए अब, आप मुझे भी अपनी बेबी को गोदी में लेना है, दीजिए मुझे, काशवी बोली तो आद्रिक ने बहुत संभालते हुए उसे बच्चे को पकड़ा दिया। काशवी उसकी नन्ही हथेली को छूकर देखने लगी और जैसे ही झुककर बच्चे के गाल पर किस करने को हुई, आद्रिक ने उसे टोक दिया, किस मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा बेबी को। उसकी बात सुनकर काशवी ने दांत पीसते हुए कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही वो स्नेहल से मिलने चला गया, जिसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बेटू, देखा आपने, आपके पापा कितने ज़्यादा अकड़ू हैं, आप उनके जैसे बिल्कुल भी मत होना, मेरे जैसे कूल और स्वीट ही रहना है आपको, समझे। वो उसे पट्टी पढ़ाते हुए बोली और इधर उधर देखा आसपास। जब आद्रिक नहीं दिखा तो उसने बच्चे के चेहरे को चूम लिया। फिर उसके नन्हे पैरों को अपनी हथेली में भरकर छूकर देखने लगी जो उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। नेहू, आद्रिक उसके पास बैठते हुए बोला तो उसने कोशिश करके अपनी आंखें खोली। बेटे से मिले आप, कैसा है वो, उसे देखते ही हल्का सा स्नेहल मुस्कुराकर बोली। उसके लिप्स ही मेरे पर गए हैं, बाकी आंखें नाक सब तुम्हारी तरह है। आद्रिक मुस्कुराते हुए बोला, तुम कैसी हो, बहुत दर्द हुआ ना। आद्रिक फिक्र से बोला, थोड़ा सा, लेकिन अब ठीक हूँ। बेटू कहाँ है। अपनी मासी के साथ था, 1 मिनट वेट करो, मैं लेकर आता हूँ, वो उठते हुए बोला और बाहर चला गया। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो 2-3 दिन बाद ही स्नेहल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन आद्रिक की जिम्मेदारी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दिन रात बस स्नेहल और बच्चे का पूरा ख्याल रखना। स्नेहल इस वक्त बेड से टेक लगाए बैठी थी। काशवी बच्चे को गोद में लिए हुए उसके पास आई। दी, ये सो गया, इसको लिटा दूँ, वो पूछी तो स्नेहल ने सिर हिलाया। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, वो बेबी को लिटाने के बाद बोली। यार, आद्रिक बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे और बेबी के लिए, और अपना भी ख्याल नहीं रखते, ठीक से नींद तक नहीं लेते, कितने थके हुए से लगते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है उन्हें, और मुझे भी इस वक्त सबसे ज़्यादा मम्मी की ज़रूरत है। मैं कितना भी कह लूँ, लेकिन मम्मी की जगह तो उनकी ही है ना, और बेबी होने के बाद कैसे क्या करना है सब मम्मी को ही पता है। एक तो अभी हम दोनों को बच्चे संभालने का नॉलेज नहीं है। बेटू इतना रोने लगता है कभी कभी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। स्नेहल बोली, एक लड़की जब माँ बनती है तो उसे पति के प्यार के साथ माँ की भी बहुत ज़रूरत होती है, अब चाहे वो सास हो या अपनी माँ। लेकिन इस वक्त स्नेहल का पास कोई भी नहीं था। वो आद्रिक को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन किसी का साथ चाहती भी थी जो सब संभाल सके, क्योंकि आद्रिक खुद का ख्याल भी नहीं रख रहा था उसके पीछे। बाथरूम से बाहर आते ही आद्रिक ने उसकी आधी बात सुन ली थी। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। स्नेहल कुछ कह नहीं रही मुझसे, लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था कि उसे इस वक्त मम्मी का प्यार भी चाहिए, और मैं कितना भी कर लूँ उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना, वो खुद से ही बोला। जी जीजू, काशवी धीरे से बोली तो स्नेहल चुप हो गई। फिर आद्रिक की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे कपड़े मैंने कबर्ड से निकाले हैं, वो सामने सोफे पर रखा है, पहन लो, तब तक काशू तुम्हारा लंच ले आती है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो टी शर्ट गले में फंसाता हुआ बोला।
बुरा लगा था उसे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि स्नेहल भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वो अपनी बीवी और बेटे से दूर कैसे रह पाएगा? उनके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन उन्हें खुद से दूर भेजना सबसे मुश्किल काम था आद्रिक के लिए। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह भी कुछ नहीं खाया था तुमने और अभी भी इनकार कर रहे हो? स्नेहल बोली। काशवी दोनों की बात करते देख बाहर चली गई। आद्रिक ने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन चार्जिंग से निकाल कर ट्राउज़र की पॉकेट में डाला। फिर बिस्तर के पास आया और उसकी तरफ एक पेन पेपर लेकर बढ़ा दिया। इसमें लिस्ट बना दो, जो कुछ भी लेकर आना हो मैं जाकर ले आता हूँ। उसके बाद कल शाम तक तुम्हें मम्मी के पास छोड़ दूँगा। वो उससे नज़रें मिलाए बिना ही बोला और फिर बेबी के सिर को सहलाया। मम्मी के पास क्यों? उसने कुछ हिचकते हुए पूछा कि कहीं आद्रिक ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। बेबी के बाद मायके जाते हैं ना बेबी को लेकर, तो उसी के लिए भेज रहा हूँ, वो बहाना करते हुए बोला। लेकिन स्नेहल को लगा वो खुशी खुशी भेज रहा है तो वो खुश हो गई। सच में तुम मेरी हर बात समझते हो। मुझे मम्मी के पास जाना भी था, बहुत याद आ रही थी उनकी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी चलोगे साथ? वो उससे लिपटते हुए बोली। छोड़ने चलूँगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। काशवी से कह दो, वो भी पैकिंग कर लेगी। आज आने के बाद मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूँगा, तुम परेशान मत होना। आद्रिक शांति के साथ बोला तो उसने सिर हिलाया। इस हालत में ट्रैवलिंग ठीक नहीं है, लेकिन नेहू को बोला तो उसे बुरा लगेगा। वो खुद से ही बोला। तब तक बेबी रोने लगा। आद्रिक ने उसे गोद में उठा लिया और दुलारने लगा, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। भूखा होगा शायद, लाओ मैं फीडिंग करा देती हूँ, स्नेहल बोली तो आद्रिक ने उसे बेबी को दे दिया और उठने लगा कि स्नेहल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो मेरे पास, स्नेहल बोली। तुम फीडिंग करा दो, मैं आता हूँ ना। नहीं, मैंने कहा ना रुकने को, स्नेहल बोली और उसका हाथ छोड़ते हुए अपने पास इशारा किया। आद्रिक उसकी गोद में एक साइड सिर रख कर लेट गया और दूसरे साइड उसका बेटा था जिसे वो फीडिंग करा रही थी। स्नेहल ने अपने होठों से उसके माथे को छुआ। बहुत जल्दी आ जाऊंगी, ध्यान रखना अपना। स्नेहल उसके बालों को सहलाते हुए बोली। आई लव यू। आई लव यू टू, वो मुस्कुरा कर बोली। स्नेहल बोली, अपने इस छुटकू शैतान का कोई नाम भी सोचा है कि नहीं? आद्रिक बोला, अच्छा कैसा है? स्नेहल बोली, अच्छांश आद्रिक सिंघानिया, बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा छोटा है तो इसे घर पर बुलाएंगे, लिखने में अच्छांश ठीक रहेगा, है ना? बहुत अच्छा है। क्यों बेटू, आपको पसंद आया आपका नाम? वो अच्छ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला तो वो अपना छोटू सा मुंह स्नेहल के आंचल से बाहर करता हुआ उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जो देख वो दोनों ही हंस दिए। आद्रिक की नज़र स्नेहल पर जा रुकी, जिसका आंचल उसके सीने से लुढ़क कर बिस्तर पर गिर चुका था। उसने अपने निचले होठ दांतों से दबाते हुए अच्छ को लेकर बगल में लिटा दिया। स्नेहल को आद्रिक की निगाहें अब खुद पर महसूस हुई तो उसने नामे सिर हिलाया, लेकिन आद्रिक पर तो उसका नशा छा रहा था। वो थोड़ा ऊपर को उठा और उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके गालों को चूम लिया और आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। उनका छोटा सा अच्छ शर्मा कर आंखों को झिलमिलाकर बंद कर लिया और स्नेहल की सांसें भारी हो उठी, क्योंकि आद्रिक के होठ रुकने की बजाय और फिसल रहे थे। आद्रिक, वो मुश्किल से उसकी खुमारी में खोती हुई बोली कि आद्रिक को होश आया। अभी ज़्यादा आगे बढ़ना भी तो ठीक नहीं था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए उसे अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी गर्दन सहलाते हुए धीमे से बोला, क्यों रोकती हो अपने पास? मैं बहक जाता हूँ तुमको ऐसे देख कर, जानती हो ना। और अभी अगर कुछ आगे बढ़ जाता तो क्या? कुछ नहीं, मैं रोक देती। कितना टाइम हो गया, तुमने जी भर कर प्यार भी तो नहीं किया मुझे, और अब जब दूर भेज रहे हो तो मैं तुम्हें महसूस भी ना करूं। वो मुंह बनाकर शिकायत की तो वो मुस्कुरा गया उसकी इस अदा पर और एक बार फिर से उसके लबों को चूम लिया। कुछ देर बाद वो दूर होते हुए अंगूठे से उसके होठों को रब करता हुआ फुसफुसाया, अच्छा जी, तो ये मैडम की शरारत थी मुझे बहकाने की। वो शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहो तो आज की रात। धत, इतना भी बेसब्र होने को नहीं कहा मैंने, और ना ही मैं थी। मम्मी के पास से आऊँगी उसके बाद बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे तुम्हारा, जितना टाइम बेबी को दिए हो ना उससे भी ज़्यादा। बस मेरा ही हक रहेगा तुम पर, चाहे यहाँ रहूँ या नहीं, समझे?
आद्रिक में ही उसकी नेहू बसी है, उसकी सांसों में भी आद्रिक ही है, समझे। लास्ट तक आते आते पता नहीं क्यों वो इमोशनल हो गई थी। उसे नहीं पता था उसके शब्द कभी उसके आद्रिक को आगे बढ़ने से रोकेंगे। उसका कहा एक एक शब्द वो कैसे मानता है ये बस वो ही जानता था। और मेरी ज़िंदगी पर जब मेरी जान का ही हक है तो कोई दूसरा क्यों आएगा। वो उसकी बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर बोला तो दोनों एक दूसरे के सीने से लग गए। आद्रिक स्नेहल अच्छा और काशवी को लेकर स्नेहल के मायके आया था। प्रतिमा जी स्नेहल की मम्मी वो तो बहुत खुश हुई थी सबको देखकर। बहुत अच्छा किया बेटा आपने जो स्नेहल को ले आए, मेरा भी बहुत मन हो रहा था उससे और अपने नाती से मिलने का। और यहाँ रहेगी तो उसकी देखभाल भी अच्छे से होगी। प्रतिमा जी ने स्नेहल के सिर पर हाथ फेरते हुए आद्रिक से कहा। आद्रिक बोला नेहू भी आपके पास आना चाहती थी और शायद मैं इतने अच्छे से उसका ख्याल भी नहीं रख पाता। स्नेहल बोली नहीं आद्रिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है, आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही। बस मम्मी की याद आ रही थी इसलिए ही मैं आना चाहती थी। आद्रिक बस फीका सा मुस्कुरा दिया। मम्मी मैं रूम में जा रही हूँ और अब मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना, काशवी आते हुए बोली। स्नेहल के पापा अच्छ के साथ खेलने में ही व्यस्त थे। खाना खाने के बाद वो स्नेहल के रूम में आया तो अच्छा वहीं पर था। मेरा सिर उठ भी जान निन्नू पूरी नहीं होती आपकी, वो उसके पास पेट के बल लेटते हुए बोला। यार अभी तो सोया है और उसे उठाना मत वरना नींद पूरी नहीं होने पर फिर से परेशान करेगा, स्नेहल ने उसके पास बैठते हुए कहा। ठीक है फिर मैं भी निकलता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना और अच्छे का। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। मत जाओ ना नेहू जान, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं नहीं रुक सकता, जानती हो ना। अब तुम यहाँ हो तो मुझे भी फिक्र थोड़ी कम होगी और कितने दिन से ऑफिस भी नहीं गया। अगर आज यहाँ से निकल जाऊँगा तो कल से वापस से ऑफिस भी ज्वाइन कर लूँगा। वो उसका चेहरा हथेली में भरते हुए प्यार से बोला। उसका भी मन कुछ बेचैन हुआ था लेकिन उसे लगा कि वो इतने दिन बाद उससे अलग हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। स्नेहल कसकर उसके सीने से लग गई। आद्रिक ने भी उसकी पीठ पर अपनी मजबूत बाहों का घेरा कस दिया। भाई इतनी बारिश है और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, तेज बिजली कड़की थी कि कोई राहगीर आद्रिक के पास से गुजरते हुए बोला और वो एक झटके में अतीत की यादों से बाहर आ गया। काश काश मैंने उस दिन तुम्हारी ना सुनकर बस अपने दिल की सुनी होती और तुम्हें खुद से दूर ना भेजा होता तो शायद आज तुम मेरे पास होती और कुछ भी इतना ज़्यादा ना उलझता। उसने अपने दोनों हाथों को सिर से लगाते हुए बालों को पीछे किया। दर्द उसकी आंखों में ही उमड़ आया था। अब उसे अच्छे का ख्याल आया कि वो घर में अकेला होगा। बस उषा मौसी अच्छे की केयर टेकर ही होंगी उसके पास और जाने वो कितनी जिद करके उन्हें परेशान कर चुका होगा। वो आज तो उसे संभालने के लिए काशवी भी नहीं है। उसने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला लेकिन वो भी इतना ज़्यादा भीगने की वजह से ख़राब हो चुका था। दोपहर का उसे छोड़ने आया था वो, लेकिन अब रात के 8 बज चुके थे पर उसे तो कोई होश ही नहीं था। अब तक तो करता भी क्या, उसने अब जल्दी से जाकर गाड़ी का गेट खोला और फिर उसमें बैठकर घर के लिए निकल गया। करीब 15 मिनट में ही तेज रफ्तार के साथ ही घर आकर रुका और डोरबेल बजाई तो उषा मौसी ने दरवाज़ा खोला। बेटा कहाँ थे आप और इतना भीग कैसे गए? अच्छा बाबा कब से आपके बारे में पूछे जा रहे थे, रोते हुए ही सो गए हैं। एक तो बहू जी भी चली गई तो बच्चा बिल्कुल अकेला सा हो गया है, उस पर से आप भी ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। वो उससे बोली। उसने सिर झुका लिया लेकिन कुछ कहा नहीं और बाहर ही शूज निकाल कर आया और बिना खाए पिए ही रूम में आया। अच्छे एक टेडी से लिपटा हुआ सोया हुआ था और नींद में ही काशवी को याद करते हुए बड़बड़ा रहा था। मम्मा आप जब वापस आओगी तो डैडा से बात नहीं करना, मैं भी बहुत गुस्सा हूँ, आप नहीं हो और वो भी नहीं आए अभी तक। अच्छू को डर लग रहा है मम्मा डैडा के बिना। आई एम सॉरी बेबी, आगे से डैडा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, याद रखना होगा उन्हें कि अब उनके बेबी के पास कोई भी नहीं है। वो झुककर उसके हाथ से टेडी छुड़ाकर खुद से लिपट कर लेट गया और उसके सिर पर किस किया कि अच्छी की आँख खुल गई। डैडा आ गए आप? वो अधखुली आंखों से बोला। बेटा। मम्मा भी आई, हो गया मम्मा का एग्ज़ाम? वो जल्दी से उठकर बैठते हुए बोला और इधर उधर देखने लगा। मम्मा नहीं है, वो बाद में आएंगी, अभी आप अब डैडा के पास सो जाओ, वो उसे वापस से लिपटाते हुए बोला।
नहीं, आप जल रहे हो, वो मायूस सा बोला। उसे समझ कहाँ थी इतनी। दरअसल लगातार इतनी देर तक बारिश से भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार आया था और इसी वजह से उसका पूरा शरीर तप रहा था, जो अच्छ को गरम-गरम लग रहा था। आद्रेक, अच्छा अब तो मौसी भी चली गई होंगी। एक काम करते हैं, आप ऊपर सो जाओ यहाँ बेड पर, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। अच्छा बोला, नहीं मम्मा कहती हैं छोटे बेबी को अकेले नहीं लेटना चाहिए, और आप पहले वो कड़वी वाली दवा लो। जब मेरे ऐसे होता है तो मम्मा वही देती हैं, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। आद्रिक उसे एकटक देखने लगा। कोई नहीं था उसकी परवाह करने के लिए, लेकिन आज वो छोटा सा बच्चा कासवी की सीख पाकर इतना तो समझने लगा था। आद्रिक ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाया और उसके आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क आए। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके दिल को छू लेगी, तो कहानी के एक भी पार्ट को मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।